आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं इकोनॉमिक्स और इकॉनमी के बारे में। इकोनॉमिक्स एंड इकॉनमी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है और फिर हम समझेंगे कि इकॉनमी क्या होता है ना। ये दोनों कैसे, ये जो टर्म्स हैं ये दोनों ये कैसे आपस में एक दूसरे से अलग हैं, है ना। तो इकोनॉमिक्स को अगर मैं समझाऊं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो इसका सिंपल सा जो एक फंडा है, जो इसकी सिंपल सी मीनिंग है कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, टेंशन मत लेना, बहुत ही आराम से समझेंगे कि है क्या, और ये बेस भी है। जैसे हम इकोनॉमिक्स के में आगे पढ़ेंगे माइक्रो, तो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। कन्फ्यूज़न थोड़ी ही दिनों के लिए रहती है, उसके बाद सब तो क्लियर हो ही जाता है। लेकिन अगर ये कन्फ्यूज़न बनी रही तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी होती है। तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब किस प्रकार की इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो हम बात तो कर दिए कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लेकिन कैसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो हम कैसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की यहाँ बात करते हैं, इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि मान लो कि आपके पास कोई रिसोर्स है ना। आपके पास कोई रिसोर्स है, लेकिन आपको उसको बहुत सारी जगह यूज़ करना है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। आपको तो पता है कि जो आयरन होता है वो एक रिसोर्स है और वो हर जगह यूज होता है ना, आयरन। तो हम क्या, और इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, सभी इंडस्ट्रीज में, मतलब ऑल ओवर टोटल इंडस्ट्री, चाहे वो फिर ऑटोमोबाइल हो या फिर एयरक्राफ्ट हो या शिप बिल्डिंग हो, कोई मशीन्स बनाने में, तो हर जगह यूज होता है। इसको मैं एग्जांपल से ही समझा रहा हूँ कि कैसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि हम यहाँ से जानते हैं कि जो रिसोर्स है हमारे पास, जो रिसोर्स है, ये रिसोर्स है। आई एम सॉरी अगर मैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देता हूँ तो उसको आप समझ लीजिएगा कि कैसे क्या लिखा हुआ है, बाकी मैं ध्यान तो दूंगा ही। तो जो आयरन होता है वो एक रिसोर्स है, और हम जानते हैं कि ये अर्थ में बहुत ही स्कैर्स वे में पाया जाता है। मतलब अगर इसका हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं किए तो ये कम है ना। लेकिन हमारी जो नीड्स हैं, है ना, जो हमारी नीड्स हैं और जो हमारे रिसोर्स का यूज़ है वो अल्टरनेट यूजेस है। अल्टरनेट यूजेस हैं, मतलब कि एक रिसोर्स का बहुत ज़्यादा जगह यूज होता है ना। कैसे बहुत ज़्यादा जगह यूज होता है, आयरन का यूज़ ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी होता है, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग में भी होता है, शिप बिल्डिंग में भी होता है, कुछ मशीन्स बनाने में भी होता है, बहुत सी चीज़ों में यूज होता है। तो हम ये जानते हैं कि आयरन एज अ रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। जो जब अर्थ बनी होगी तो उसने जितना आयरन कंटेन किया होगा किसी भी तरीके से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा ज्योग्राफी की, किसी भी तरीके से, तो आयरन की जो एग्जिस्टेंस है अर्थ में वो लिमिटेड है। लेकिन जैसे जैसे हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम जानते हैं कि हमारी जो नीड्स हैं, वो डिमांडिंग होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो हम इसको यहाँ पास से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमारी जो रिसोर्स जो स्केर्स हैं लेकिन उसकी नीड्स ज़्यादा हैं, तो ये क्रिएट करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि हम कैसे रिसोर्स का यूज़ करें कि उससे हमारी नीड भी पूरी हो जाए और वो फर्दर जनरेशन के लिए बची भी रहे, ताकि हम उसका आगे भी यूज़ करें। एक बार यूज कर लोगे आयरन, क्या दूसरी बार यूज नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे ना। तो यहाँ पास से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसको कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना। यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। रिसोर्स आर स्केर्स, मतलब कि जो रिसोर्स है हमारे पास,
रिसोर्स आर स्केयर्स, और जो रिसोर्स है उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। एक रिसोर्स के बहुत सारे यूज़ होते हैं, है ना, तो हम ये जानते हैं। तो अब कैसे इसको मैनेज किया जाए कि ये जो रिसोर्स है वो हम अपनी नीड्स के लिए भी यूज़ कर लें और आगे बचा भी रहे। तो इसको हम जानने के लिए हमने एक अलग स्टडी ही बना दी, उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स, इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। इसकी स्टडी को पढ़ने के लिए ही मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, कि हम कैसे मैनेज करें रिसोर्स को, यही कहलाता है इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ हाउ लिमिटेड रिसोर्सेस आर रेशनली मैनेज एट द माइक्रो लेवल एंड द मैक्रो लेवल। अब मैं आगे बात करूंगा कि कैसे माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल की, ये हमारा ये नेक्स्ट स्लाइड रहेगा कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम इसकी अभी आगे बात करने वाले हैं। तो आपको ये समझ में आया कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। ये एक स्टडी होती है, सिंपल सा। अगर हम इस पूरे कन्वर्सेशन की अगर हम राउंड अप करें तो निकला क्या इकोनॉमिक्स के बारे में, तो इसमें हमारा पूरा आउटपुट जो था वो क्या निकला कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। ये एक रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। बस यही है फिलहाल के लिए, तो यही है। सिर्फ इतना नहीं है, कैसे मैनेजमेंट करें ये सब भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि क्या है ये, कैसे रेशनल मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। आप टेंशन मत लो, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये होता है इकोनॉमिक्स, है ना। स्टडी ऑफ रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। सिंपल भाषा में यही है। जैसे आप लोग तो अभी न्यू कमर हो, नए हो, तो अभी थोड़ा सा आपको लैंग्वेज पकड़ने में दिक्कत जाएगी इकोनॉमिक्स की, कि कैसे रेशनल मैनेजमेंट कर रहा है ये बंदा, अल्टरनेटिव यूएस, स्केयर्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। लेकिन धीरे धीरे ये सब आपको क्लियर होगी। आप जब यूज टू होगे, इसको पढ़ोगे, तो ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं। तो अभी के लिए आप समझो इकोनॉमिक्स ये है, ठीक। अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के ही पार्ट को, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत बड़ा है ना, वास्ट है। इसके इनफाइनाइट कह सकते हो आप, इसके बहुत से तार हैं। तो हम इसको दो तरीक़ों से पढ़ते हैं। एक है ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पास कि व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब मैं पढ़ा करता था मैक्रो इकोनॉमिक्स को, तो मेरे को बड़ी ही डाउट हुआ करती थी कि यार ये है क्या, कैसे हम जानते हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये मेरे को कुछ समय बाद रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये चीज़ है माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये चीज़ है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप इसको ध्यान से समझ लेना, है बहुत ही छोटी चीज़, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ना। और आप अभी इस साल आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे और आप नेक्स्ट ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो आप, जो मैं क्या कहना चाह रहा था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है सॉरी, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। माइक्रो को दिख रहा है, थोड़ा मैं देख लूँ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। यस, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है एक स्लाइड के लिए, ओके। तो होता क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम कैसी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो देखो गाइस, होता क्या है कि हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, यहाँ को आप लोग नोट करते चलिएगा,
वैसे बहुत ही ज़्यादा होच पोच है, लेकिन जो आपको समझ में आप उसको नोट करते चलिए। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअल लेवल में और एज अ होल, मार्केट एज अ होल लेके चला जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो इंडिविजुअल लेवल में बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल लेवल में बात करें तो इंडिविजुअल मार्केट हो गया। इंडिविजुअल मार्केट तो नहीं होता है, जैसे इंडिविजुअल मार्केट तो नहीं होता, इंडिविजुअल फर्म होता है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री होती है। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये माइक्रो लेवल में आती हैं। मैं अभी आगे समझाता हूँ। जैसे इंडिविजुअल सप्लायर हो गया। आप अगर जैसे एक रेशनल कोई कंज्यूमर है, कोई रेशनल सप्लायर है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इसकी अगर मैं पहले डेफिनीसन लिख देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ तो शायद अच्छे समझ में आएगा। और थोड़ा सा मैं पेज को इस साइड कर लेता हूँ, है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? इट डील विथ इट, आप थोड़ा सा वीडियो को आगे कर सकते हैं क्योंकि मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। और मैं इसको बहुत ही सिंपल रखना चाहता हूँ, ज़्यादा बुक इस लैंग्वेज में नहीं रखना चाहता। इट डील विद इंडिविजुअल कंज्यूमर सप्लायर, ये इंडिविजुअल लगता चला जाएगा, ठीक। इंडिविजुअल लेवल में ये बात करते हैं। माइक्रो को मतलब आप तो समझ ही रहे हो ना, माइक्रो मतलब स्मॉल, है ना। हम लोग कहते हैं माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल। मैक्रो मतलब कि बिग, स्मॉल और बिग का खेल है भाई ये, है ना। तो ये कैसा स्मॉल की आगे बात करते हैं, कैसा स्मॉल। तो इट डील विद इंडिविजुअल कस्टमर, कंज्यूमर, सप्लायर फर्म, इंडस्ट्री, ईटीसी, जो कि इंडिविजुअल लेवल में हो, है ना। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। अब क्या मतलब हुआ ये इंडिविजुअल कंज्यूमर का, इंडिविजुअल सप्लायर का, इंडिविजुअल फार्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री। ये इंडिविजुअल आप जरूर लगा लीजिएगा, मैं टाइम बचाने के लिए इंडिविजुअल नहीं लगाया हूँ, यहाँ पास हर जगह इंडिविजुअल जरूर होगा, ओके। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि आप इसकी नाम से ही समझो, माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटी इकोनॉमिक्स। छोटी इकोनॉमिक्स का मतलब कि जो इकोनॉमिक्स, एक ऐसी इकोनॉमिक्स जो कि एक इंडिविजुअल लेवल में बात करे, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करे, किसी एक कंज्यूमर की बात करे, किसी एक सप्लायर की बात करे, किसी एक फर्म की बात करे, या किसी एक इंडस्ट्री की बात करे। तो वो सब जो ऐसी चीज़ें होती हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। और हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कंज्यूमर की, जैसे अगर तुम अकेले हो, है ना, अगर तुम अकेले कहीं सामान खरीदने जा रहे हो तो तुम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कहलाओगे, है ना। तुम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कहलाओगे। और कोई अगर सप्लायर है, कोई एक सिंगल दुकानदार है, कोई अपनी दुकान चला रहा है, तो वो भी एक इंडिविजुअल सप्लायर होगा। ऐसे ही एक फर्म है जो इंडिविजुअली, अगर हम उसको काउंट कर रहे हैं एक एक करके, तो वो इंडिविजुअल फर्म है। फिर ऐसे ही इंडिविजुअल इंडस्ट्री है। इन दोनों को हम एक ही उस पर रखते हैं, ये एक मार्केट का पार्ट होता है ना। एक फर्म तो होती नहीं है समाज में, सोसाइटी में बहुत सी होती हैं, तो ये मार्केट का पार्ट है। ये इंडिविजुअल कंज्यूमर और इंडिविजुअल सप्लायर, ये दो चीज़ें होती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकोनॉमिक्स है जो कि इंडिविजुअल लेवल में डील करती है। फिर वो चाहे इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, इंडिविजुअल सप्लायर हो, फर्म हो, इंडस्ट्री हो। मैं मान लेता हूँ कि अभी भी आपको समझ में नहीं आया, ठीक। फिर से हम समझते हैं। जिसको समझ में आ गया है वो वीडियो को स्किप कर सकता है, आगे कर सकता है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल में डील करता है। इसकी अपनी एक थ्योरी होती है। जैसे अगर हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ। तो इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है, इससे हम अगर किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर की बिहेवियर को नोटिस करें, अगर हम किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर की बिहेवियर को नोटिस करें तो उसको कहा जाता है
थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड। मतलब कि अगर हम ये इकोनॉमिक्स में हम आगे पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर एक पर्टिकुलर चैप्टर है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना। और जो हम ये मैं लिखने जा रहा हूँ थ्योरी ऑफ डिमांड, वन ऑफ द बेसिक है इकोनॉमिक्स का, है ना। मतलब पूरी इकोनॉमिक्स का जो बेस है वो इन्हीं सब चीज़ों में बेस्ड है। थ्योरी ऑफ डिमांड हो गया, अभी हम आगे बताते हैं इंडिविजुअल सप्लायर की जो मैं बात किया था, इंडिविजुअल सप्लायर की जो मैं बात किया था, थ्योरी ऑफ सप्लाई, है ना। तो ये सब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होगा थ्योरी ऑफ डिमांड में, इंडिविजुअल सप्लायर का कैसा होगा ये हम थ्योरी ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे। फिर एक आता है ये फार्मा इंडस्ट्री, इसको कहते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ प्राइस कहते हैं। ये होता है, ये बताता है कि कैसे डिमांड और सप्लाई फोर्सेस मार्केट में रोल प्ले करती हैं किसी भी कमोडिटी की प्राइस को डिटरमाइन करने में। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं ये, इनका आप देखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा एक एक चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा, है ना। बस अभी आप एक एज अ नॉलेज रखिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मैं टोटल पूरा बताऊंगा, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मतलब ऐसी इकोनॉमिक्स जो कि इंडिविजुअल लेवल में डील करे। ये एक प्रकार की स्टडी है, हम स्टडी करने वाले हैं। सोचो हम किसी कंज्यूमर की बिहेवियर का स्टडी करने वाले हैं, हम सप्लायर की बिहेवियर का स्टडी करने वाले हैं। कौन सा कंज्यूमर कैसा गुड्स लेना पसंद करेगा ये सब हम जानेंगे। कौन सा सप्लायर है, जो दुकानदार है, वो कौन सा गुड्स बेचना पसंद करेगा, उसकी प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, छोटे छोटे लेवल में, इंडिविजुअल लेवल में, फिर वो मार्केट लेवल में बन जाता है। ये सब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों का इस साल की बुक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे, ज़्यादा बड़ा बात नहीं करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम बारे में बात करेंगे। क्या होता है, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि माइक्रो मतलब होता है स्मॉल। अब यहाँ पास क्या होता है मैक्रो, मैक्रो मतलब कि लार्ज, बड़ा। यहाँ पास हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल कंज्यूमर की, इंडिविजुअल लेवल में बात कर रहे थे। यहाँ पास हम लोग मार्केट एज अ होल लेंगे। मैं जो ये बात किया मार्केट एज अ होल की भी क्या होती है, इसका एक बहुत बड़ा नाम है मार्केट एज अ होल में। ये एक इकोनॉमिक्स की टर्म होती है मार्केट एज अ होल। इसको आप डाउट मत करिए कि ये समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहाँ पास अभी मैं समझाने जा रहा हूँ वही माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं, यहाँ पास हम लोग कंज्यूमर की बात करेंगे मार्केट एज अ होल, पूरा एक बंच ऑफ जो ग्रुप्स होता है कंज्यूमर का, हम उस। तो अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो जस्ट इसी का उल्टा है कि हम लोग यहाँ पास पूरा एक मार्केट को लेके बात करेंगे, पूरी पढ़ाई करेंगे कैसे हम बिहेवियर सेट करते हैं कंज्यूमर्स का, सप्लायर का, जिसको हम लोग एक प्रॉपर टर्म देते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग इस पे कह दिए। तो इसकी पूरी जैसे एग्रीगेट डिमांड हम लोग जानते हैं ना, कंज्यूमर जो होता है, इंडिविजुअल जो कंज्यूमर होता है, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है वो डिमांड करेगा। जो कंज्यूमर होगा वो तो डिमांड ही करेगा ना भाई, है? तुम अगर कुछ खरीदने जा रहे हो तो तुम डिमांड कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो, मार्केट से कुछ तुम मांगना चाह रहे हो, ले रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो डिमांड कहलाएगा, है ना। तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरी मार्केट की डिमांड की बात करेंगे, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात नहीं करेंगे। हम लोग पूरी मार्केट डिमांड की बात करेंगे, जिसको कहते हैं एडी। एडी मतलब कि होता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मतलब होता है पूरा संपूर्ण, एक साथ लेके, होल, है ना। पूरे मार्केट के डिमांड की बात करेंगे, इसमें हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात नहीं करते हैं, या हम इसकी पढ़ाई नहीं करते हैं। बात करने मतलब पढ़ाई करने से। और यहाँ पास हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की, है ना, यही पूरा आएगा एग्रीगेट, और यहाँ पास SUPPLY सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई की हम बात करेंगे, है ना। कैसे
डिमांड और सप्लाई किसी मार्केट में मैक्रो लेवल में सेट होती हैं, कैसे इसका काम होता है, ये हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और एक चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पास, इक्विलिब्रियम इन द एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड। आई नो ये बहुत ही थोड़ा हैवी शब्द है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, जो बच्चे क्लास 10 से आए हैं वो थोड़ा सा डर गए होंगे, है ना, कि व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। एडी एंड एएस मैंने बता दिया है क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, है ना। मतलब कि सप्लाई और डिमांड में क्या रिलेशन है, ये हम आगे नेक्स्ट ईयर में बात करेंगे, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि क्या होता है, क्योंकि ये सिर्फ 11th लेवल का ही मैं बताना चाहता था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और इक्विलिब्रियम कैसे आता है एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड में, कैसे दोनों बैलेंस होते हैं, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कैसे बैलेंस होते हैं, ये हम जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये कॉमन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना, जो आप लोग ये जान गए। तो अभी आज तक आप लोग क्या क्या जाने, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स स्केयर रिसोर्सेस आर स्केयर्स, इट हैज़ अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट करता है, जो कि इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है ना। उसके बाद इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल में बात करता है, सिंगल लोगों को लेके चलता है। माइक्रो लेवल पूरे एग्रीगेट लोगों को लेके चलता है, सबको, है ना, पूरे मार्केट की डिमांड वो चाहता है, पूरे मार्केट की सप्लाई चाहता है, मतलब कि सभी कंज्यूमर्स को लेके लेना चाहता है, सभी सप्लायर्स को लेके चलना चाहता है। और इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड की इस पे बात होती है, जो हम अगले साल करेंगे, जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। और आप अगर जानना चाहते हो कि क्या होता है इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो पे आप देख सकते हैं। मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे पूरी बुक ही बनाऊंगा, ये बनाया हूँ, जाके आप उसको चेक करिएगा, है ना, और आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल देखिएगा। ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ज़्यादा हम डिटेल में अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं जाने। अब और जो कॉमन डिफरेंस होता है ये तो आप पढ़ ही लोगे, बाकी अगर फिर भी अभी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट डाउन बिलो, आप कमेंट करके बिल्कुल बताइए। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस। तो आपको समझ में आ ही गया है, मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैं उसका एक पूरा अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं एक और चीज़ की, छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन कभी कभी सीबीएसई बोर्ड्स में ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है। बहुत ही सिंपल से टर्म्स हैं और बहुत ही मैं ब्रीफ में बताऊंगा, ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा रीडिंग मारेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कुछ बच्चों को, क्योंकि वो नए रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती क्या है ना, और वो थोड़ा सा डाउट कर जाते हैं दोनों में कि दोनों में एक कॉमन सा डिफरेंस क्या होता है। मैं उसके बारे में भी अभी आगे चल के चर्चा करने वाला हूँ कि है क्या, ये सीन क्या है इसका। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी, कभी कभी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ना। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिंपल बताऊँ तो डिफिनीसन से हट के, क्योंकि डेफिनीसन तो आप लोग बुक्स से भी पढ़ लोगे, मुझे पता है सबके पास बुक्स हैं। अगर सिंपल बताऊँ तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो इकोनॉमिक्स जो कि फैक्ट्स और फिगर पे बात करे, ऐसा इकोनॉमिक्स हु इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद सॉरी मैंने हु बोल दिया था। इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद
फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्ट्स एंड, आई होप आपको दिख रहा होगा, यस आपको दिख रहा है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। कैसे फैक्ट्स और फिगर्स, ये कैसे, ये क्या बला हो गई भाई, कैसा फैक्ट्स और फिगर्स हो गया? सिंपल, कोई भी भाई फैक्ट्स और फिगर्स, मतलब कि जो ऐसा इकोनॉमिक्स जो कि फैक्ट्स और फिगर्स में बात करता हो, या फैक्ट्स फिगर जो इकोनॉमिक टर्म्स में हो, उसको हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। सिंपल सी भाषा है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो जो बुक में एग्जांपल है उसी से मैं आपको समझाता हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा सा पेज पलट लूँ, यस। तो इस पे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ बुक्स का ही, कि इस पे दिया है कि इंडिपेंडेंस के समय पॉपुलेशन क्या थी, है ना, इंडिपेंडेंस टाइम की पॉपुलेशन के बारे में ना इस पे बात चल रही थी। तो सीधी बात है, फैक्ट्स और फिगर्स क्या होता है। उसने कहा कि 1947 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा गरीब थी, है ना, पॉवर्टी लाइन में थी। ये ऐसी बात कर रहा है, यस, हाँ, पॉवर्टी की बात कर रहा है। तो 1947 में वी ऑल नो डैट हमारा देश उस समय अंग्रेज़ों से बस आज़ाद हुआ ही था, और वो उस समय गरीब था। फिर यहाँ पास तो इंडिपेंडेंस के टाइम में ये पॉपुलेशन की जिक्र करता है कि 1947 में क्या रहा होगा पॉपुलेशन का। हम जानते हैं कि उस समय कुछ ज़्यादा ही इंडिया गरीब था। उसके बाद अभी की हालत में हम बात करते हैं, तो अगर हम अभी 2021 में अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 2021 में अभी भी गरीब हैं, लेकिन कंपेयर टू 1947 अभी कम हैं जो लोग। 1947 में तो बहुत ज़्यादा लोग गरीब थे, है ना, नियरली 70% पॉपुलेशन ही गरीब थी। 2021 में ऐसा नहीं हुआ। 2021 में बहुत सारे लोग बाहर आ चुके हैं गरीबी से, नियरली 22% ही अब सिर्फ गरीब हैं। और इन फ्यूचर, मतलब कि 2050 की हम बात करते हैं, मैं ऐसे ही ले लिया हूँ, गरीबों का रेशियो और कम होगा, जो परसेंटेज है वो और कम होगी। तो यहाँ पास आप एक पैटर्न देख रहे हैं। हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। पोवर्टी जो होता है, मैं आपको बता दूँ, पोवर्टी होता है वो इकोनॉमिक्स में आता है ना, इकोनॉमिक्स में इसकी पढ़ाई होती है, पोवर्टी की, गरीबी रेखा हम लोग बात करते हैं। तो 2050 में जो पोवर्टी होगी वो और कम होगी। पहले 70 थी, 22% अभी हो गई, फिर और कुछ होगी, शायद 0 हो जाए, भगवान करे सब कोई गरीबी से बाहर आ जाए 50 तक। तो हम लोग यहाँ एक पैटर्न देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पास फैक्ट्स और फिगर्स में बात कर रहे हैं। 70, 22, 0 में भी एक्सपेक्टेड 0। तो यहाँ पास हम लोग इकोनॉमिक्स की बात, मतलब देखो यहाँ पास इकोनॉमिक्स आ गया, पॉवर्टी इज इकोनॉमिक्स। यहाँ पास हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पास हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पास हम लोग फैक्ट्स और फिगर्स में बात कर रहे हैं। ये फैक्ट्स कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। कोई नया इकोनॉमिस्ट आके वो तो नहीं चेंज कर सकता ना, कि 70% गरीबी थी, वो आके नहीं कह सकता 50%। जो थी 72% अभी है 0% आगे हो सकती है। ये सकती है वाला अलग केस आ जाता है, लेकिन होगा। तो ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो फैक्ट्स और फिगर्स में बात करता है। बस मैं इतना कहना चाहता था। अब इतनी बड़ी कन्वर्सेशन हो गई, सॉरी। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये क्या चीज़ है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स जो कि डील करे किसी इकोनॉमिक्स के ओपिनियन के ऊपर, उसको कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मतलब कि ये ओपिनियन होता है, ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट्स, है ना, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की जो अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनकी अपनी अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। तो ओपिनियन जो होता है वो इकोनॉमिस्ट टू इकोनॉमिस्ट चेंज होता रहता है, इस पर कोई डाउट नहीं है। तो ऐसी इकोनॉमिक्स जो कि ओपिनियन पे बेस्ड हो, है ना, जो ओपिनियंस पे बेस्ड हो, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दैट्स इट, यही होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आता नहीं, बस छोटे ही सवाल पूछे जाते हैं। और नॉर्मली आप डिफरेंस जाके ज़रूर देख लीजिएगा, बुक्स में वीके ओरी में अच्छी डिफरेंस दिया है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। और अगर आपको
डिफरेंस के बारे में अलग सा वीडियो चाहिए तो मैं बिल्कुल बना दूंगा। मैं जानता हूँ कि जो डिफरेंसेस हैं सीबीएसई एग्ज़ाम्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड आगे आने वाले समय में भी जो इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस होंगे, डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो लंबा खिंच जाएगा फिर। तो बस यही होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट जिसके अंदर होता है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है। जैसे 70% को कोई चेंज नहीं कर सकता, 22% को कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन 0% होगा। यहाँ पास बात आ जाती है ought to की, होगा, है ना, हम लोग मान रहे हैं। तो इकोनॉमिस्ट, कोई इकोनॉमिस्ट होगा जो 0% मानता होगा, कोई होगा जो नहीं मानता होगा, कोई तो ये भी होंगे जो कहते होंगे कि 22% से बढ़ भी जाएगा, है ना। तो ये चेंज हो सकता है, ये ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो बस यही था नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, ज़्यादा कुछ है नहीं, ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट होते हैं। आप स्टैटिस्टिक्स जाके देख लीजिएगा। और अच्छा से एग्जांपल दिया है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में मनरेगा को लेके, जो मैंने आपको पॉवर्टी से ही लिंक करके बताया है कि कैसे कोई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, कोई से कोई नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। आप कंफ्यूज ज़रूर मत होइएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं, बस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लिए, अब हम आगे पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है ना। इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब ये इकोनॉमी क्या वाला है भाई, है ना, इकोनॉमी कह दिए। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़पेपर्स में, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कि इंडियन इकोनॉमी 22% से नीचे गिर गई 2020 फिजिकल ईयर में, है ना। अमेरिकन इकोनॉमी सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट है, तेज़ी से ग्रो किया है अपने समय में। चाइनीज इकोनॉमी सब फिलहाल सबसे तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो ये इकोनॉमी जो होता है, मैं इसको आपको समझाना चाहता था। इकोनॉमी मतलब सिंपल इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म जो करते हैं, जिस एरिया के लोग जिस भी पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, वो उस एरिया की इकोनॉमी बन जाती है ना, सिंपल। अगर हम बात करते हैं जैसे पीपल परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये वहाँ की इकोनॉमी कहलाती है ना। आई होप आपको दिख रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा। पीपल परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इकोनॉमी कहलाती है ना। तो अब इकोनॉमी तो बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि आप लोग क्लास 9th या 10th में पढ़े होंगे कुछ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को कहते हुए, है ना। प्राइमरी सेक्टर में नॉर्मली क्या आता है, जो कि हम नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्राइमरी में आते हैं। फिर सेकेंडरी में इंडस्ट्री वगैरह से जो हम प्राइमरी सेक्टर के जो फिनिश गुड्स होते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल का यूज होता है और उससे हम नए गुड्स बनाते हैं। टर्सरी सेक्टर एक अलग सेक्टर होता है जो सर्विस में इंक्लूड किया जाता है ना। इकोनॉमी में अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी की, है ना, किसी हम एक पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो अलग हो सकती है। जैसे आप अगर रूरल इलाके में जाएंगे तो जो मोस्ट ऑफ द पीपल होंगे वो प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज्ड होंगे। अर्बन एरिया में जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो होंगे वो सेकेंडरी या टर्सरी एक्टिविटी में इंगेज्ड होंगे। तो इकोनॉमी जो होता है वो एरिया वाइज डिफरेंट होता है और इन सबको कंसोलिडेट करके हम लोग इसको कह देते हैं इकोनॉमी, है ना। जैसे अब हमने कहा कि इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी में सब कुछ आ गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एवरीथिंग, सब कुछ इंक्लूड हो गया। इस देश में लोग जिस भी प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सब इकोनॉमी में इंक्लूड हो जाता है ना। तो दोनों में आप डिफरेंस आप समझ रहे हैं। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, कैसे हम रिसोर्स का मैनेजमेंट करेंगे, यूज़ करेंगे, है ना। लेकिन जो इकोनॉमी है वो है किसी भी एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वहाँ के लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वो कहलाता है इकोनॉमी। तो बस ये इतना था इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने के लिए। अब आगे आ गया लेवल ऑफ इकोनॉमी में, है ना। जो अगला टॉपिक है नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी होता क्या है। नेचर एंड
जहाँ पास मैं लिखने लगता हूँ गाइज, उसको आप स्किप आगे कर दीजिए 10 सेकेंड वीडियो, ठीक है, नहीं आपका वेस्ट होगा टाइम। नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी, तो इस पे वही बात हो गई कि जो पीपल किस इलाके के, किसी भी एक बड़ी कंट्री, मतलब कोई कंट्री है, वहाँ के लोग कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज हैं। जैसे रूरल में चले जाएं तो वो प्राइमरी में इंगेज होंगे, है ना, और अगर आप अर्बन में चले जाएं तो वो मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं यहाँ पास बात मोस्ट ऑफ द पीपल की कर रहा हूँ, है ना, एक आदमी की नहीं कर रहा। हो सकता है रूरल में कोई आदमी सेकेंडरी एक्टिविटी करता हो, है ना, लोहार हो या दुकानदार हो। मोस्ट ऑफ द लोग जो रूरल इलाके में होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं, और जो अर्बन के होते हैं वो या तो सेकेंडरी या फिर और टर्सरी एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं, ठीक। तो ये नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी होता है। तो ये नेचर हो गया। अभी हम लोग सिर्फ नेचर जाने हैं कि कैसा नेचर है, प्राइमरी नेचर, सेकेंडरी, टर्सरी, क्या नेचर, मतलब वहाँ के लोग किस तरह के एक्टिविटी में इंगेज हैं। गाइस मैं एक चीज़ और बता दूं, आपको क्लियर कर दूं कि जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो हम ऐसी एक्टिविटी की बात करते हैं जो कि लीगल हैं, है ना, इलीगल की बात हम नहीं करते यहाँ पास। क्योंकि इलीगल में कोई भी एक्टिविटी करता है तो आप इकोनॉमी में, आप सिस्टम में कुछ ऐड नहीं कर रहे, आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, इसलिए वो काउंट नहीं होता है। इस बात को हमेशा आप नोट करिएगा। इलीगल एक्टिविटी यहाँ पास कहीं भी इंक्लूड नहीं होगी। कोई चोर अगर चोरी कर रहा है तो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, फिर वो चाहे कुछ भी करता हो। एनीवे, अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ इकोनॉमी। लेवल क्या है, मतलब लेवल की अगर हम बात करते हैं तो कि किस लेवल में ये काम हो रहा है। जैसे रूरल लेवल में, अर्बन लेवल में, एक एरिया वाइज लेवल की एक बात करते हैं हम, और कंट्री एज अ होल की हम बात करते हैं। जैसे जो लेवल हो गया वो तो कंट्री एज अ होल भी हो सकता है ना, कंट्री एज अ होल भी हो सकता है ना, कंट्री एज अ होल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी की बात किया मैं। इंडियन इकोनॉमी में सब कुछ इंक्लूड हो गया, फिर वो चाहे बंदा इंडिया का, फिर वो चाहे प्राइमरी रूरल एरिया में रहता हो, अर्बन एरिया में रहता हो, फिर वो चाहे प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्सरी, किसी भी इंगेज हो। तो यहाँ पर लेवल की बात हो गई कि एक बहुत बड़े लेवल में लोग किस एक्टिविटी में इंगेज हैं। फिर वो चाहे कंट्री लेवल की बात हो या पर्टिकुलर एरिया, फिर हो जाए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ईटीसी, कुछ भी हो सकता है ना। तो लेवल का ये मतलब होता है। हाई लेवल, लोअर लेवल से आप कंट्री से नीचे को आप सोच सकते हैं। अब हो गया, तो ये तो कंप्लीट हो गया, इकोनॉमी भी आपको समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो, और अगर नहीं आया हो तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। मैं ट्राई करूँगा कि आपको पूरा ये चैप्टर समझ में आए। इकोनॉमिक्स गाइस बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान लगा के नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ वीडियो देख के आप काम चलाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, आपको ज़रूर पढ़ना होगा। और आप अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो ये आगे चल के प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, ठीक। अगर आप कॉमर्स लिए हैं या आर्ट्स लिए हैं, कुछ भी लिए हैं आप, है ना। एनीवे, तो अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ के बारे में। सॉरी, मैं नेक्स्ट पेज खोल लूँ, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सॉरी टॉपिक हो। तो टाइप ऑफ इकोनॉमी, है ना। टाइप ऑफ इकोनॉमी मतलब कि देखो गाइस, इकोनॉमी का टाइप्स का एक सिंपल सा फंडा है कि किसी कंट्री की, हम लोग अभी पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा है कि लेवल ऑफ इकोनॉमी क्या है, कि हम लोग कंट्री एज अ होल बात करते हैं। तो गाइस आपको तो पता है कि हमारे दुनिया में इतनी बड़ी अर्थ है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, और उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो भी अलग है ना। कहीं पास कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है, कहीं पास कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर है, अलग अलग है। कहने का मतलब मैं यहाँ पास आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा। तो इस तरह से इकोनॉमी में, कंट्री वाइज इकोनॉमी में 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है सेंट्रली प्लान्ड, है ना, या सेंट्रली कंट्रोल इसको कहते हैं। आगे टेंशन मत लेना गाइस, मैं आगे बताने वाला हूँ कि क्या होता है ये सेंट्रली सॉरी कंट्रोल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी,
और या फिर फ्री इकॉनमी। फ्री इकॉनमी सबसे पहले हम जानते हैं सेंट्रली कंट्रोल्ड। गाइस देखो, हम जानते हैं कि हर कंट्री में अपनी एक गवर्नमेंट होती है जो कि वहाँ की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है ना। तो कुछ हमारे हमारी दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को पूरा अपने कंट्रोल में रखते हैं। ऐसे कुछ ऐसी सरकारें हैं जिसके कंट्रोल में पूरी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। मतलब छोटा सा अगर आपको परमिशन भी लेना है तो आपको गवर्नमेंट से लेना होगा, आप फ्री नहीं हैं कोई भी काम करने के लिए। तो ऐसी इकोनॉमी को हम लोग सेंट्रली कंट्रोल कहा जाता है, जहाँ पास सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो नो। तो बस यही है सेंट्रली कंट्रोल्ड। इस पे मैं अगर एग्जांपल दूं तो यूएसएसआर आ जाता है, यूएसएसआर आ गया, चाइना हो गया, जहाँ पास सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल है। आप यहाँ बिना परमिशन के कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक। नॉर्थ कोरिया हो गया, तो ऐसे बहुत से हैं। मिक्स्ड इकॉनमी, गाइस देखो, जो मिक्स्ड इकॉनमी होता है वो एक ऐसी इकोनॉमी होता है जहाँ पास कुछ ढिलाई होती है। मतलब कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो होता है ना, लेकिन यहाँ पास मैं सॉरी लिख देता हूँ, मोर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यहाँ पास लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, देखो गाइस, लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का मतलब कि जो मिक्स्ड इकॉनमी होती है उसमें गवर्नमेंट कंट्रोल तो करती है, लेकिन वो एकदम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करती। मतलब कुछ सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में जिसमें वो ढील दी रहती है, और कुछ सेक्टर्स होते हैं जिसपे वो कंट्रोल किया रहता है। सेक्टर्स का मतलब कि इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे डिफरेंट हो गया, जैसे डिफेंस हो गया, मेडिकल हो गया, या कोई और भी हो गया। तो ये सब डिफरेंट सेक्टर्स हैं। तो मिक्स्ड इकॉनमी में कुछ सेक्टर्स पे गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल रखती है, कुछ में कुछ ढिलाई रहती है, जिसपे प्राइवेट ऑनरशिप भी फ्लरिश कर सकते हैं। तो ऐसे जो इकोनॉमी होती है उसको हम मिक्स्ड इकॉनमी कहते हैं, जिसपे दोनों काम करें, प्राइवेट और स्टेट दोनों साथ में मिलकर काम करें, उसको मिक्स्ड इकॉनमी कहते हैं, है ना। और ये ऐसी इकोनॉमी कहाँ फ्लरिश करती है, जैसे इंडिया हो गया सबसे बड़ा एग्जांपल, इंडिया, और भी हो गया, और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पास मिक्स्ड इकोनॉमी प्रैक्टिस की जाती है। और अब आते हैं हम लोग फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी क्या है, जहाँ पास नील गवर्नमेंट कंट्रोल हो, नील गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो, आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपको कोई भी परमिशन नहीं लेनी पड़ती। अगर वो लाइफ सेविंग डिपार्टमेंट नहीं है, लाइफ सेविंग सेक्टर नहीं है, तो आप कोई भी काम बिना किसी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के आप वहाँ शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी जो इकोनॉमी होती हैं वो फ्री इकोनॉमी कहलाती हैं, ठीक। वो कहलाती हैं फ्री इकोनॉमी, जहाँ सब कुछ फ्री है। फ्री का मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ठीक। पैसे, वहाँ भी पैसे लगते हैं लेकिन वहाँ पास गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ पास फ्री का मतलब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, तुम फ्री हो, यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट, जस्ट इट शुड नॉट बी इलीगल, है ना। जो इलीगल ना हो आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी जो कंट्रीज होती हैं फ्री इकोनॉमी होती हैं, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे यूएसए हो गया फ्री इकोनॉमी में, और यूके हो गया, और भी ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पास फ्री इकोनॉमी अभी भी प्रैक्टिस की जाती है। आप एक बार इसको बुक्स को पढ़िए, आई होप आपको पूरा समझ में आएगा जो मैंने समझाया। सेंट्रली कंट्रोल्ड क्या है, मिक्स्ड इकॉनमी क्या है, फ्री इकॉनमी क्या है। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा आके पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आप टेंशन मत लो। और बस अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।